की वीडियो काफ़ी देखते हैं, उनका क्वेश्चन है कि वो ओलिगोस्पर्मिया से पीड़ित हैं, यानी लो स्पर्म काउंट, उनके शुक्राणु कम हैं, तो वो ये कैसे ठीक कर सकते हैं आपके पास आकर? बहुत सिंपल है, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। मे भी शायद थोड़ा बहुत, जैसे आपने अभी अपने स्टार्ट किया था कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो क्या पता लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम आ रही है या ओलिगोस्पर्मिया में जा रहे हैं। बट वो सिंपल है। आप सिंपल सी बात समझो, अगर मैं चलता फिरता नहीं हूँ और मैं अगर एक ही जगह बैठ के सिर्फ खाना खा रहा हूँ और मैं कोई एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मैं आज नहीं तो कल किसी ना किसी एक मेजर प्रॉब्लम में आ जाऊँगा। वो मेजर प्रॉब्लम ज़्यादातर आपको मिलेगी डाइजेशन से, इनडाइजेशंस लगी रहेंगी, कॉन्स्टिपेशन लगी रहेगी, या मे बी आपको कुछ और अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हम वो छोटी सी चीज़ को इतना मेजरली हम नहीं समझ पाते। या मैं बात करूं कि मैं भी अगर किसी एक पेशेंट की जगह होता तो शायद मैं यही सोच रहा होता कि यार कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, ना डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करूँ रहा हूँ ना कुछ ऐसा, तो मेरे को भी एक नॉर्मल सा लेम सा ही लग रहा होता कि हाँ भाई चलो भैया ये तो नॉर्मल है, इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सबके साथ है। बट वो सबके साथ सबको ट्रबल नहीं देता, किसी किसी को वो लो स्पर्म काउंट भी दे देता है। मैं अपनी हर वीडियोस में अपने स्टार्टिंग से अब तक यही बोलता रहा हूँ कि पेशेंट में हम ज़्यादातर देखते हैं कि कोलाइटिस भी मिलता है, ठीक है, पेशेंट में हम ये भी देखते हैं कि उसको डायरिया भी मिलता है, और पेशेंट में हम ये भी देखते हैं कि बहुत अलग अलग इंडाइजेशंस की प्रॉब्लम रहती है। और इसके साथ साथ वो अपनी लाइफस्टाइल पे काम नहीं कर रहे होते। उनकी वही लाइफस्टाइल है कि उन्होंने ऑफिस जाना है, ऑफिस में बैठ के काम करना, ऑफिस से यहाँ पर आना, आजकल शटल सर्विसेज है या कार से जाते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो उसमें वो फिज़िकली इन्वॉल्व नहीं रहते, जिसकी वजह से वो दिक्कत में आ जाते हैं, लो स्पर्म काउंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब कुछ पेशेंट्स को ये भी बोल दिया जाता है कि आपके डीएनए में प्रॉब्लम है आपके लिए, इसलिए इससे ज़्यादा स्पर्म काउंट नहीं बन रहे, इससे ज़्यादा आपकी मॉर्फोलॉजी नहीं बन पा रही। बट ये चीज़ सारी चीज़ें मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि आपके सामने जो मैं आपके सामने फैक्ट्स रखने जा रहा हूँ उसमें आप बिफोर आफ्टर खुद ही देख सकते हैं। बहुत अच्छे से सर ने समझाया है। होप सो जो व्यूअर थे जिन्होंने हमसे ये पूछा था, उन्हें अपनी क्वेरी का आंसर मिला है। सर, मैंने सुना है कि बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते हैं और कमेंट्स भी आपके पास आते हैं कि हमें वेरिकोसील है, तो क्या वेरिकोसील से मैं इनफर्टाइल हो जाऊंगा? क्या मैं अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाऊंगा? क्या मेरी सेक्स लाइफ में कोई दिक्कतें आएंगी? तो इसका आपका पास क्या जवाब? देखो, मिथ्स होती हैं बहुत सारी। अगर मैं आपको वेरिकोसील की सर्जरी नहीं बोलूँगा तब तक आप मेरे को पैसा नहीं देंगे, ना सर्जरी के लिए मानेंगे, और जब तक मैं आपको डराऊंगा नहीं तब तक आप सर्जरी करवाएंगे नहीं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स सराउंड में रहते हैं जो आपकी बिना सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट पे आपको सर्जरी रिकमेंड कर देते हैं। सिंपल सी बात बोलूँगा, वेरिकोसील आपको ज़रूरी नहीं है इनफर्टाइल करे, क्योंकि वेरिकोसील सिर्फ स्पर्म काउंट लो कर सकता है, वो भी कुछ को, सबको नहीं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वेरिकोसील के पेशेंट्स आते हैं जिनको यही होता है कि फ्यूचर में मेरे स्पर्म काउंट लो हो जाएंगे, बट उस टाइम उनके स्पर्म काउंट लो नहीं है, उनको इनफर्टाइल नहीं है। हमें अभी पता चला है कि वेरिकोसील से इनफर्टाइल होता है। आज से कुछ साल पहले तक तो इन वेरिकोसील जैसी प्रॉब्लम भी नहीं समझ में आती थी या बताई जाती थी कि वेरिकोसील भी कोई दिक्कत होती है। तो सिंपल सी बात है, जो वहाँ पर उस टाइम सिर्फ वेरिकोसील को क्रॉस करके बुढ़ापे में चले गए, उन्होंने आज तक इन सब चीज़ों के बारे में इतना नहीं सोचा। बट आज की जनरेशन थोड़ी एडवांस है, और मैं चाहता हूँ एडवांस रहे और उसके साथ अपनी प्रॉब्लम को भी समझे। प्रॉब्लम को ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपको पेन है, अगर आपको लो स्पर्म काउंट है, तो आप वेरिकोसील के लिए काम कीजिए, उसके ऊपर वर्क कीजिए, उसके लिए ट्रीटमेंट लीजिए। ज़रूरी नहीं आयुर्वेद ही है उसके लिए, होम्योपैथ भी ट्रीटमेंट देता है, आयुर्वेद भी ट्रीटमेंट देता है। आपके पास बहुत सारी 2 ट्रीटमेंट सामने हैं जिसमें अलग अलग डॉक्टर अपनी तरफ से आपको ठीक करने की कोशिश करता है। वहाँ पर सर्जरी करवाने की नीड नहीं पड़ती जब तक आपको मेजरली बहुत ज़्यादा पेन ना हो। ये हम देखते हैं, पेशेंट को डराया जाता है कि आपकी बच्चे नहीं होंगे, आगे जाकर आपको दिक्कतें आएंगी और आप सर्जरी कराओ नहीं तो दिक्कत बढ़ जाएगी, ऐसे कहकर उनको सर्जरी की तरफ खींचा जाता है। आप वहाँ पर होम्योपैथ के पास जाइए, आप आयुर्वेद के पास जाइए, हमसे बात कीजिए, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, अपनी रिपोर्ट शेयर कीजिए और उसका राइट सॉल्यूशन लीजिए। और इसी के साथ साथ मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख रहा हूँ जो बिफोर आफ्टर हैं, कि आयुर्वेद आपके अर्ली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के वेरिकोसिल को बड़े आराम से सॉर्टेड कर सकता है। तो मुझे लगता है कि जो व्यूअर्स हैं जिन्हें वेरिकोसील है, उन्हें अपना ये आंसर मिल चुका है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वेरिकोसील से पीड़ित हैं तो आपकी कोई इनफर्टिलिटी हो गई है या आपके बच्चे नहीं हो सकते या कंसीव नहीं कर सकते। तो ये जो मिथ है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। सर, मोस्टली कमेंट्स पेशेंट्स कहते हैं कि हम इनफर्टाइल हैं, हमें कैसे पता चलेगा?
तो इसका आपके पास क्या जवाब है? देखो सिंपली इनफर्टाइल के लिए कोई अलग से कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है जिससे आपको पता चल जाएगा आप इनफर्टाइल हो। कुछ लोग आपको ये रिकमेंड कर देते हैं कि आपका सीमेन की क्वालिटी अगर वाइटिश नहीं है, सिर्फ उसमें क्लियर आ रहा है तो आपकी स्पर्म काउंट कम है, या आपका वीर्य पतला आ रहा है तो आपका स्पर्म काउंट लो है। देखो सिंपल सी बात है, बिना जांच के तो कोई भी नहीं जज कर सकता कि आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट बता क्या रही है या आपकी जांच क्या है, उससे आपको इनफर्टाइल है या नहीं है। अब बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनका वीर्य पतला होगा बट उनके स्पर्म काउंट सही होते हैं। ये मेजरली हम जो देखते हैं वो यही देखते हैं कि पेशेंट्स में वो बता कैसे रहा है। अगर उनका वीर्य पतला है तो उनको लगता है कि मैं इनफर्टाइल हूँ, अगर वो उनके हिसाब से पानी में डूब जाता है तो ठीक है, अगर पानी में तैरता रहता है तो उनका वीर्य खराब है, उनमें स्पर्म काउंट कम है। ये जितने भी लॉजिक आसपास के आपके बने हुए हैं उनसे बाहर निकलो। आप सिंपली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वीर्य में कुछ क्वालिटी कम है या उसमें आपकी विस्कोसिटी कम है या उसमें वाइटिश कम है, ये क्लियर वाटर की तरह आ रहा है, तो आप एक नॉर्मली सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवा लो। आज पता करो या आप परसों पता करो, उससे मैटर नहीं करता। अगर आप शादी करने जा रहे हो, आपको ऐसे डाउट्स पैदा होते हैं कि ये दिक्कत हो गई, ऐसी दिक्कत हो गई, तो आप सिंपली शादी के बाद कर लेना, कोई इसमें मेजर दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि जिसने आपको एक्सेप्ट करना है वो वैसे भी एक्सेप्ट कर लेगा, और जिसने आपको एक्सेप्ट नहीं करना वो किसी भी वे में आपको नहीं करेगा। तो हमारा अगला सवाल, जो एक व्यूअर ने, एक मेल ने या फिर हमारे पेशेंट ने जो कमेंट किया है कि हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाने के लिए वो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स ले सकते हैं या कुछ ऐसी डाइट खा सकते हैं जो हमारे कंसीविंग के चांसेस, बच्चे पैदा करने के चांसेस बढ़ा सकती है। देखो सिंपल सी बात है, हमारे अंदर जो भी सामान लगे हुए हैं या अब हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारे अंदर सामान लगा हुआ है, मैं आपको लेम से समझाऊंगा, क्योंकि जो भी सामान लगा हुआ है उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। टेस्टिकल्स का काम होता है हमारे के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करना, और जो कि वो अपने काम अपने प्रॉपर तरीके से कर रहा होता है। अगर कुछ आपको लग रहा है कि आपका लो लिबिडो जा रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि पीएमई हो रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, या आपने कभी जिसे कहते हैं कि आपको मेंटली थोड़े से नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी माने कि आपको दिक्कतें महसूस हो रही हैं या बॉडी में कुछ चेंजेस से लग रहे हैं, तो आपको एक टेस्ट करवा लेना चाहिए टोटल टेस्टोस्टेरोन का। उसके बाद ही हम आगे जाकर चेक कर पाएंगे कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है या बढ़ा हुआ है। और अगर ये जो कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन बाहर से सप्लीमेंट की तरह ले लें या इंजेक्टेबल्स के थ्रू ले लें, तो मेरे हिसाब से वो गलत है। क्योंकि जब आप बाहर से सप्लीमेंटेशन लेते हैं या कोई भी ऐसी इंजेक्टेबल्स लेते हैं, तो उससे एक दिक्कत आती है कि हमारी बॉडी उस काम करने को कम कर देती है। जैसे कि डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ में पेनक्रियाज के इंसुलिन नहीं बन रहे होते तो हम क्या करते हैं कि इंसुलिन बाहर से लेते हैं, धीरे धीरे वो इंसुलिन क्या करता है, बढ़ाता रहता है। वैसे ही अगर आप कोई भी चीज़ बाहर से लेते हैं तो बॉडी उसको बनाना कम कर देती है, जिससे आपको आज नहीं तो कल दिक्कत आ सकती है। थैंक यू सर। इससे मुझे लगता है काफ़ी व्यूअर्स को पता चला है, उनके कुछ क्वेश्चंस, जो क्वेरीज, उनके आंसर्स पता चले हैं। तो आखिरी सवाल जो आज इस वीडियो में हम डॉक्टर हिमांशु से पूछेंगे वो ये है कि व्यूअर कहते हैं कि पहले तो वो बहुत ज़्यादा उनको अर्ज होती थी, मन करता था सेक्स करने का, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का, लेकिन आजकल उनको ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं होती। उनका जो एक मन है वो नहीं करता है कि वो इस इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो। तो उसके पीछे क्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या फिर कोई और वजह हो सकती है इस बात की? समझो, अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, तो उसमें हम दो चीज़ों को काउंटर करते हैं। सबसे पहले एजिंग, और दूसरा काउंटर होता है कि आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, साइकिक तो नहीं कोई दिक्कत आ रही, मतलब आपको मेंटल हेल्थ आपकी सही है या नहीं है। क्योंकि हमारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो हमारा माइंड ही रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारे ब्रेन के अंदर, जो हमारे TSH और FH और आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को हेल्प करता है रिलीज़ करने में थ्रू आवर बॉडी। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी दिक्कत मेंटल हो रही है तो आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन अकर हो सकता है। दूसरा, अगर आपकी एजिंग है, जैसे मैं अगर 16 साल का था, अब 26 में वैसा फील नहीं करूँगा, और जैसा मैं 26 में हूँ क्या पता 36 में नहीं फील करूँ, और जैसा मैं 36 में हूँगा 46 में वैसा नहीं करूँगा। धीरे धीरे इसी को ही एजिंग कहा जाता है। एजिंग के हिसाब से हमारा जो इरेक्टाइल है या हमारा जो तनाव है वो भी डे बाय डे
कम होता है, बढ़ता नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप कुछ भी ऐसी दिक्कतों को फेस कर रहे हो एरेक्टाइल डिसफंक्शन की और उसको जानना चाहते हो, तो आप बेचिंतित होकर नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं। और अगर आपका तनाव सुबह के टाइम आता है और एरेक्टाइल मॉर्निंग के टाइम आपको मिलता है, तो वो ईडी की कैटेगरी में नहीं आता। ईडी की प्रॉब्लम तब कहलाती है जब आपको तनाव ही नहीं बिल्कुल आ रहा होता। अगर तनाव आ रहा है मॉर्निंग के टाइम और अगर आपको कोई फीमेल फील करने पे एरेक्टाइल हो रहा है, तो उसको तनाव नहीं कहा जाता। आपका 24 घंटे तनाव नहीं रह सकता, सिंपल। तो सिंपली अगर आपको फिर भी फेस कर रहे हो या फिर भी आपको कुछ ऐसा ईडी जैसा लग रहा है या पीएमई जैसा लग रहा है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं। अगर आपने पेनाइल स्कैन का टेस्ट करवा रखा है, तो वो भी आप मेरे को नीचे दिए हुए नंबर पे सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, जिस पे हम बात कर सकते हैं और आपको ठीक कर सकते हैं। तो ये थे कुछ जवाब, जो क्वेश्चंस, जो क्वेरीज आपकी खुद की थी, आप कमेंट्स कर रहे थे या कॉल कर रहे थे डॉक्टर्स को। थैंक यू डॉक्टर हिमांशु धवन, आपने टाइम दिया, इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, हमें थोड़ा सा इनलाइटमेंट दिया कि आपकी जो भी दिक्कतें हैं उसके आंसर्स आपको मिले। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे आप ही के क्वेश्चंस के साथ, आप ही की क्वेरीज के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो उन्हें कमेंट करें। हम उन्हें कोशिश करेंगे आपके पास उनके जवाब पहुंचाने के लिए। थैंक यू एंड टेक केयर।